अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम रिसर्च मेथड इन साइकोलॉजी 2 में एक रिसर्च मेथड पढ़ेंगे, केस स्टडी। केस स्टडी रिसर्च मेथड, ये रिसर्च मेथड होता क्या है? इससे पहले आपने एथनोग्राफी रिसर्च पढ़ी है, नैरेटिव स्टडी पढ़ी है, ग्राउंडेड थ्योरी पढ़ चुके हैं, इसके अलावा फिनोमिनोलॉजी पढ़ चुके हैं। तो अब ये देखें कि केस स्टडी रिसर्च मेथड क्या है। यहाँ पर आपको केस स्टडी की करेक्टरिस्टिक्स भी पढ़ाई जाएंगी और जो डिज़ाइन इसमें यूज़ होते हैं वो भी आपको पढ़ाए जाएंगे, और यहाँ भी हम एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस डिस्कस करेंगे। फिर लास्ट में हम ये डिस्कस करेंगे कि आप केस स्टडी मेथड को पाकिस्तान में किस तरह यूज़ कर सकते हैं फॉर रिसर्च पर्पस। अब केस स्टडी रिसर्च मेथड के बेसिक कॉन्सेप्ट्स को थोड़ा पढ़ते हैं। बेसिक कॉन्सेप्ट्स: द केस स्टडी इज द स्टडी ऑफ अ सिंगल इंडिविजुअल और अ ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल। अब केस स्टडी एक सिंगल इंडिविजुअल पर भी की जा सकती है, एक पर्सन को भी स्टडी किया जा सकता है, और ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल को भी किया जा सकता है। यानी आप एक पर्सन पे भी फोकस कर सकते हैं, उस शुरू से आखिर तक उसी पर्सन के हवाले से बात कर सकते हैं, जो भी आपने एक्सप्लोर करना होगा, स्टडी करना होगा, और आप एक से ज्यादा लोगों पर भी बात कर सकते हैं। लेकिन ये ग्रुप इतना बड़ा नहीं होता जिस तरह आप क्वांटिटेटिव स्टडी में कर रहे हैं ना, कि आपने 200 का डाटा लिया, किसी ने 150 पार्टिसिपेंट्स से क्वेश्चन फिल करवाए हैं, किसी ने 60 पे करवाए हैं। तो यहाँ पर ऐसा नहीं होता। तो यहाँ पर अगर ग्रुप होगा तो वो बड़ा स्मॉल ग्रुप होगा। Researcher can study a single case or multiple cases at a time. अब आप एक सिंगल केस भी ले सकते हैं और मल्टीपल केसेस भी लेकर स्टडी कर सकते हैं एट अ टाइम, यानी एक से ज्यादा केसेस भी वो होंगे। अब इस सिंगल केस आप किस तरह करते हैं? सपोज आप एक डिप्रेशन के मरीज को लेते हैं और आपको पता है कि इस पर्सन को डिप्रेशन है। आपने उसका केस प्रेजेंट किया, उसको सबसे पहले उसको प्रॉब्लम है क्या, फिर उसका डिप्रेशन जो है डेवलप कैसे हुआ, कौन से फैक्टर्स रोल प्ले कर रहे हैं, किस तरह वो पर्सन जो है सीवियर डिप्रेशन का मरीज बना है, और अब उसके उस प्रॉब्लम का सोल्यूशन क्या है। फिर उस पर थेरेपी अप्लाई की जाती है, और फिर उस थेरेपी की एप्लीकेशन इफेक्टिवनेस भी देखी जाती है, और जिस तरह वो पर्सन रिकवरी की तरफ जाता है आप उसको बाकायदा एक केस के तौर पर प्रेजेंट करते हैं। इसी तरह मल्टीपल केसेस भी एट अ टाइम ले सकते हैं। यहाँ पर आप एक चीज जहन में रखें कि आप एक पर्सन को भी एक केस के तौर पर ले सकते हैं, और केस जो होता है वो कोई डिपार्टमेंट भी हो सकता है। जैसे आप आपकी अपनी यूनिवर्सिटी है, रजिस्ट्रार ऑफिस है। अगर आप रजिस्ट्रार ऑफिस की फंक्शनिंग को देखना चाहते हैं, वहाँ पर क्या उनकी पॉलिसीज कैसे बनती हैं, वो फंक्शन कैसे करते हैं, उनके वर्कर्स किस तरीके से काम करें, वहाँ का स्टाफ किस तरीके से काम कर रहा है, और उनके इश्यूज के हवाले से जो भी, तो आप उसको एक बाकायदा उस डिपार्टमेंट को, स्टार ऑफिस को एक केस बनाकर भी आप केस स्टडी कर सकते हैं। A case study is an intensive description and analysis of single individual. अब केस स्टडी जो है इंटेंसिव डिस्क्रिप्शन है, ये कोई छोटी मोटी डिस्क्रिप्शन नहीं है, बहुत डिटेल में आप चीजों को डिस्क्राइब करते हैं। एक केस को लेकर, जिस पर्सन को आप अंडरस्टैंड कर रहे हैं, या जिस बाकायदा एक ब्रांच को लेकर या एक डिपार्टमेंट को लेकर आप स्टडी कर रहे हैं, आप उस हवाले से बड़ी एक डिटेल डिस्क्रिप्शन जो है उसमें इन्वॉल्व होगी, और एनालिसिस भी बड़ा इन डेप्थ होगा। तभी तो आप बताएंगे कि उस केस के हवाले से पूरी रिपोर्ट आप प्रेजेंट करेंगे। उस वक्त तक आपकी रिपोर्ट जो है वो ऑथेंटिक नहीं होगी जब आपके पास एक प्रॉपर, एक कॉम्प्रिहेंसिव आपकी रिपोर्ट नहीं है, उसमें एनालिसिस उस तरह नहीं हुआ हुआ, या डिस्क्रिप्शन उस तरह नहीं है कि जिस फिनोमिनन को आप एड्रेस कर रहे हैं, उसमें इंटरेस्ट हैं, या जिस चीज पर फोकस कर रहे हैं, इशूज पर फोकस कर रहे हैं, उस हवाले से डिटेल डिस्क्रिप्शन नहीं है। Case study research can involve cases referencing the same or similar issues. अब यहाँ पर आप देखेंगे जो केसेस इसमें होंगे वो सेम या सिमिलर इश्यूज के साथ होंगे। ऐसा नहीं होगा, कोई हैपजर्ड मैनर में नहीं होगा। अब जैसे हमने कहा कि रजिस्ट्रार ऑफिस को बाकायदा आप लेकर स्टडी कर सकते हैं, या चलें आप आईटी डिपार्टमेंट को लेकर कर लें, या आप जो हैं वो क्यूसी डिपार्टमेंट को लेकर कर लें। तो
अब वहां पर जो भी इश्यूज होंगे वो बेसिकली सिमिलर ही होंगे ना, वो एक जैसे ही होंगे, क्योंकि आप बाकायदा उसको लेकर चल रहे हैं। ये नहीं हो सकता कि आप क्यूसी के मामले डिपार्टमेंट के मामले में आईटी डिपार्टमेंट के इश्यूज को इन्वॉल्व करें, ऐसा नहीं हो सकता। इसी तरह जब आप एक पर्सन को स्टडी कर रहे हैं, सपोज कि अगर आप एक डिप्रेशन का मरीज ले रहे हैं, उसको स्टडी कर रहे हैं, डिप्रेशन कैसे हुआ, किस तरह डेवलप हुआ, और वो किस तरह, वो कौन सा ट्रीटमेंट उसके लिए इफेक्टिव है। तो अगर आप एक से ज्यादा इंडिविजुअल को, मल्टीपल केसेस को भी एट अ टाइम ले रहे हैं, तो वो सारे सेम प्रॉब्लम के साथ होने चाहिए। क्या आप उनको एक से ज्यादा हैं तो आप उनको उसी तरह उनके केस को एनालाइज कर रहे हैं और फिर आप उन्हें ट्रीटमेंट प्रोवाइड कर रहे हैं और उसका इफेक्ट देख रहे हैं। लेकिन आप ये नहीं कर सकते कि आपके पास अगर एक पेशेंट, आपने डिप्रेशन का लिया तो दूसरा स्किज़ोफ्रेनिया का ले लिया, तीसरा एंजाइटी का ले लिया, तो इश्यूज बिल्कुल डिफरेंट हैं। तो वहां पर आपके लिए केसेस को हैंडल करना मुश्किल हो जाता है, और वो ये प्रॉपर वे भी नहीं है। Case study research allows the researcher to develop a shared focus for review and provides for the exploration of the issue by the utilization of multiple in-depth methods. अब केस स्टडी रिसर्च मेथड, इससे क्या होता है, इससे रिसर्चर को एक हेल्प मिलती है। किस तरह की हेल्प है कि वो जो रिव्यू होता है, वो कैसा रिव्यू जो है वो फोकस होता है, शेयर्ड फोकस होता है रिव्यू के लिए। और इसके अलावा एक्सप्लोरेशन जो हो रही है किसी इशू से रिलेटेड है, उसमें भी मल्टीपल इन डेप्थ मेथड होते हैं, कि जैसे आप इंटरव्यू भी हैं और ऑब्जर्वेशन भी है, वैरायटी के इंटरव्यू उसमें जो है मेथड यूज करते हुए, डिफरेंट सोर्सेज से इंफॉर्मेशन लेते हुए एक्सप्लोरेशन हो रही है, और एक शेयर्ड फोकस है जिस पर एक चीज को रिव्यू किया जा रहा है, उसको अंडरस्टैंड किया जा रहा है। Case study method can be used if the researcher is interested in exploration of new areas and issues. अब आप देखें कि जब आप केस स्टडी मेथड करेंगे तो डेफिनेटली आपने एक नई चीज को स्टडी करना है। आप ऑलरेडी तो हुई हुई चीजों को, ऑलरेडी जो हुई हुई हैं उन्हीं पे बार बार फोकस करने से आपको कोई फायदा तो नहीं होगा। आपने जो क्वांटिटेटिव स्टडी भी डिजाइन की और जिन पर आपने काम किया प्रैक्टिकल में, आपने वहां भी देखा होगा कि आपने आइडियाज तो लिए हैं लिटरेचर रिव्यू, जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग लिटरेचर रिव्यू था, लेकिन आपके रिसर्च पेपर में कुछ ना कुछ जो है वो डिफरेंट है, कुछ ना कुछ न्यू है। आपने किसी का काम जो है उसको कॉपी नहीं किया, उसको रेप्लिकेट नहीं किया, उसको दोबारा से वही चीज नहीं की, आपने कुछ ना कुछ नए एंगल से उसको स्टडी किया है। और यही एक रिसर्च की क्वालिटी होती है, ओरिजिनलिटी होती है, कि आप एग्जिस्टिंग लिटरेचर तो आपके पास होता है, आप उसे स्टडी भी करते हैं, रिव्यू भी करते हैं, आप इन ऑर्डर टू गेट द आइडिया हाउ एंड व्हाट टू डू। तो अब ये यहाँ पर भी इसी तरह होता है केस स्टडी में भी, कि आप एक नए एरियाज पे नए इशू को लेकर काम करते हैं। आप रिसर्चर पुरानी चीजों को रिपीट नहीं करता। हाँ, एग्जिस्टिंग लिटरेचर से गाइडलाइन जरूर लेगा, आइडिया जरूर लेगा, उनको स्टडी भी करेगा और करना भी चाहिए, लेकिन एक्सप्लोरेशन किस चीज की होगी, वो डिस्कवर क्या करेगा, वो नई चीज, नए एरिया, नए इशू को लेकर आएगा। In describing the effects of events or interventions on participants in explaining the complex phenomena. अब यहाँ पर एक वो जो फिनोमिनन ऑफ इंटरेस्ट है, आप जो चीज स्टडी कर रहे हैं उस केस को लेकर, आप जिन इश्यूज को स्टडी कर रहे हैं, जिन जिन टॉपिक्स पर आप बात कर रहे हैं, जिस प्रॉब्लम को देख रहे हैं, वो है तो कॉम्प्लिकेटेड, डिफिकल्ट है, इतना आसान नहीं है। अगर आसान ही है तो फिर आपको रिसर्च करने की जरूरत क्या है। आपने वो डिफिकल्ट जो कॉम्प्लिकेटेड जो सिचुएशन होती है या एक केस है, उसको आपने सुलझाना है, उसका सोल्यूशन बताना है। तो वो कब होता है, वो जब आप एक्सप्लेन करते हैं, जब आप डिस्क्राइब करते हैं कि हाँ ये चीज ऐसे होती है, इस तरीके से होती है। एक पेशेंट है डिप्रेशन का, उसका केस बड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, समझ नहीं आ रही चीजें, तो आप क्या करेंगे, जब आप केस स्टडी कर रहे हैं तो आप उस पर्सन पे, उस पेशेंट पे फोकस कर रहे हैं, तो आप उसका पूरा केस डिस्क्राइब कर रहे हैं प्रॉपर वे में, कि हाँ इस तरह हुआ, ऐसे हुआ, इस स्टेज पर ऐसे हुआ, और अब इसका सोल्यूशन ये। तो आप उसको एक्सप्लेन करते हैं, उसको डिस्क्राइब करते हैं। इसी तरह कोई इवेंट्स हैं, उसका पार्टिसिपेंट के ऊपर किस तरह असर होता है, ये कोई इंटरवेंशन आपने अप्लाई की है, उसका पार्टिसिपेंट के ऊपर क्या असर है, उसकी कोई वेरिएशन भी पार्टिसिपेंट में हो रही है कि नहीं, उसकी इमोशंस में, उसके बिहेवियर में क्या वेरिएशन हो रही हैं, आपने किस तरीके से उसको जो है वो किया, ये सारी चीजें आपने डिस्क्राइब भी करनी होती हैं और एक्सप्लेन भी करनी होती हैं, ताकि लोगों को समझ आ सके, जो साइंटिफिक ऑडियंस है उनको समझ में आ सके।
और स्टूडेंट्स को समझ में आ सके कि जो रिसर्चेस को पढ़ते हैं नॉलेज के लिए, या जो उन्हें स्टडीज के दौरान कहा जाता है कि भाई आपने पढ़ना है, अंडरस्टैंड करना है, जो पेपर में पब्लिश होती हैं उनको समझा जा सके। तो एक रिसर्च जर्नल में अगर मैं केस स्टडी पढ़ती हूँ तो मुझे उस पूरे पेपर को पढ़ने के बाद समझ आनी चाहिए, उस केस की, पूरे केस की समझ आनी चाहिए। तो डिस्क्रिप्शन या एक्सप्लेनेशन इस तरह की होती है कि वो डिफिकल्ट चीजों को अंडरस्टैंड करने में हेल्प करती है। Case study research focuses on the analysis of data through rich, detailed description, which generate themes central to each case and that cross each case. अब आप देखें कि रिसर्च जो है उस उसमें फोकस किस चीज पर होता है, एनालिसिस पे ही होता है। आपने भी अपनी जो रिसर्च की है, आपने डाटा लिया, अब उस डाटा को आपने एनालाइज भी तो किया है ना, आपने कंप्यूट भी किया है रॉ डाटा को, और उसमें डिफरेंट टेस्ट आपने लगाए हैं, टी टेस्ट लगाया है, किसी ने बाइवेरिएट एनालिसिस किया है, किसी ने रिग्रेशन एनालिसिस किया है। तो ये क्या है, किस चीज पर किया आपने, वो डाटा जो आपने ऑब्टेन किया ड्यूरिंग फील्ड वर्क। अब यहाँ पर भी क्या होता है कि जब रिसर्चर जो है वो जब स्टडी करता है, केस स्टडी करता है, तो उस वो डिफरेंट सोर्सेज से डाटा लेता है एंड दैट इज रिच डाटा। क्वालिटेटिव स्टडी में यही वो होती है, इसकी सबसे बड़ी एक क्वालिटी आप समझ लें कि इसमें रिच डाटा होता है। हमने जो इससे पहले भी रिसर्च मेथड पढ़े, वहां भी ये चीज आपने पढ़ी है कि रिच डाटा होता है, वो डिटेल में आपके पास इंफॉर्मेशन होती हैं, वो डिस्क्रिप्शन डिटेल में होती है। आपने इंटरव्यूज लिए, आपने फील्ड नोट्स मेंटेन किए हैं, आपने ऑब्जर्वेशन की है, तो आपके पास वैरायटी के सोर्सेज से आपके पास बड़ी डिटेल डिस्क्रिप्शंस मौजूद हैं, वो रिच डाटा मौजूद है। अब उसमें से आपने थीम्स निकालने होते हैं, जैसे आप दूसरे रिसर्च मेथड में करते हैं, इसी तरह यहाँ भी आप थीम्स निकालते हैं, थीम जनरेट करते हैं। बहुत से थीम्स होते हैं, लेकिन वो थीम्स जो होते हैं वो सेंट्रल होने चाहिए, रिलेट करने चाहिए ईच केस से, या उस केस से भी हटकर। जैसे मल्टीपल केसेस भी हैं तो ईच केस से भी क्या थीम निकल रहे हैं, और हर केस एक दूसरे केस में किस तरह के थीम्स हैं, लेकिन वो रिलेट करने चाहिए ओवरऑल उससे। ऐसा नहीं हो कि अब आपके पास इतनी सारी डिटेल मौजूद है, आपके पास पैराग्राफ्स हैं, आप उसको एक दफा पढ़ रहे हैं, दूसरी दफा पढ़ रहे हैं, उसमें से सिग्निफिकेंट पॉइंट आपने निकालने होते हैं। और वो सिग्निफिकेंट पॉइंट क्या होते हैं, बेसिकली वो थीम्स होते हैं जो उस केस के साथ रिलेट कर रहे होते हैं। सेंट्रल एक पोजीशन उनकी होती है कि जिस थीम्स के जरिए आप अंडरस्टैंड कर लें कि ये केस है क्या। This method consists of interviews that are much less prescribed and may include documents, records and environmental descriptors. अब देखें, ये जो रिसर्च मेथड है इसमें इंटरव्यूज भी होते हैं, और इसमें एक वो कह लें कि ना प्रिस्क्राइब्ड नहीं होते, तजवीज करदा नहीं होते, कि मतलब ये नहीं है कि उसमें कोई चीज तजवीज नहीं की जा रही है, कोई चीज बताई नहीं जा रही है, ठीक है। तो वो अगर है भी तो बहुत कम है, लेकिन ज्यादातर वो चीजें हैं जिनके थ्रू आपको इंफॉर्मेशन मिलती है। और उसमें किस तरह की चीजें हो सकती हैं, जैसे डॉक्यूमेंट्स हैं, कोई रिकॉर्ड है, इन्वायरमेंट में आपके उस पर्सन के जो इन्वायरमेंट में है वो डिस्क्रिप्टर मौजूद है, उनसे भी आपको इन्फॉर्मेशन मिल रही है, या आप इंटरव्यू ले रहे हैं या जो रिकॉर्ड मेंटेन कर रहे हैं उसको देख रहे हैं, उससे आपको ये चीजें मिल रही होती हैं। तभी तो ये एक एक्सप्लोरेशन इसमें इन्वॉल्व होती है, एक डिस्कवरी इन्वॉल्व होती है। केस स्टडीज frequently make use of qualitative, but this is not always the case. अब केस स्टडीज में ज्यादातर आप देखें कि ये क्वालिटेटिव रिसर्च मेथड में ही यूज होती है, क्वालिटेटिव अप्रोच ही होती है, डाटा आपके पास क्वालिटेटिव ही आता है, क्योंकि डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में चीजें आती है ना, आपके पास इंटरव्यू कर रहे हैं, ऑब्जर्वेशन कर रहे हैं, और ये चीजें मुख्तलिफ सोर्सेज से आप इंफॉर्मेशन ले रहे हैं, प्रीवियस रिकॉर्ड भी चेक कर रहे हैं, और इसमें आपके पास डिटेल इंफॉर्मेशन आ रही है, तो वो जो आपके पास डाटा आ रहा होता है ना, वो क्वालिटेटिव डाटा होता है, वर्ड्स की फॉर्म में आ रहा है, थीम्स की फॉर्म में आ रहा है, कंटेंट है पूरा पूरा, आपके पास क्वांटिटेटिव वैल्यू उस तरह नहीं आ रही। लेकिन जरूरी नहीं है कि हमेशा ऐसा हो, एक्सपेरिमेंटल स्टडीज में भी आप केस स्टडी जो है डिजाइन यूज कर सकते हैं।
वहां भी हो जाता है। तो ज्यादातर केसेस में तो यही होता है कि आप जब केस स्टडीज करते हैं तो आपके पास डाटा जो है क्वालिटेटिव हो, लेकिन आप ये ध्यान में रखें कि जरूरी नहीं कि हमेशा ऐसा हो। बाजू का सिचुएशन की डिमांड होती है कि क्वांटिटेटिव डाटा आपके पास आए। Case study method is often characterized as exploratory in nature। अब आप देखिए कि ये exploratory टाइप का है कि इसको एक्सप्लोर किया जा रहा है, डिस्कवर किया जा रहा है कि है क्या, किस तरह है। तो इसकी नेचर ही जो है एक्सप्लोरेटरी होती है, डिस्कवरी इसमें इन्वॉल्व होती है कि नई नई चीजें आपके पास आ रही हैं, की हैं, किस तरीके से हैं। एंड अ सोर्स ऑफ हाइपोथेसिस एंड आइडियाज अबाउट बिहेवियर। और जो फिर वो आपके पास जब एक्सप्लोरेटरी जो नेचर है उस वजह से आपके पास चीजें आ रही हैं। अब वो इंफॉर्मेशन जो आपके पास आ रही हैं उनको वो जो हाइपोथेसिस को डेवलप करने में हेल्प करती हैं। आप एजम्पशंस बनाते हैं, मफरूजे बनाते हैं, आप फर्दर चीजों को अज्यूम करते हैं। आपके जहन में 10 क्वेश्चन आते हैं। अब यहाँ पर अगर आप एक केस को स्टडी कर रहे हैं, आप इस एंगल से जा रहे हैं, एकदम से आपके जहन में उसी उसी आइडिया को लेते हुए आपके जहन में एक नई बात आई कि हाँ ये भी तो है। फिर आप उसको फ्रेम करते हैं, अज्यूम करते हैं, और फिर उस हाइपोथेसिस को प्रूव करने के लिए भी आप फर्दर डाटा लेते हैं। तो आपके पास बिहेवियर के हवाले से एक पर्सन का अगर बिहेवियर है, या ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल का बिहेवियर है, या एक स्पेसिफिक डिपार्टमेंट का, ब्रांच का कोई उनकी फंक्शनिंग है, उस हवाले से आपको आइडियाज भी मिलते हैं। उनको फर्दर डिस्कवर करने के लिए, फर्दर उनको समझने के लिए अंडरस्टैंडिंग आपकी डेवलप होती है। और फर्दर आप जो है वो एक्सप्लोर करने के लिए कि अब आपको मजीद आपने क्या एक्सप्लोर करना है, ये केस स्टडी मेथड आपको बहुत हेल्प करेगा। Case studies are preferred strategy when, how और why questions are being posed। अब आप देखें कि एक तो एक्सप्लोरेटरी में ज्यादातर क्या होता है, व्हाट इज दैट, यही आप एक्सप्लोर करते हैं ना, है क्या। जब आपको ये पता चल गया कि हाँ ये चीज ये है, व्हाट का आंसर मिल गया, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके जहन में क्या आता है, हाउ, व्हाई, चीज क्यों होती है। पहले स्टेप पर तो ये देखते हैं ना है क्या। जब भी पता चलता है क्या, फिर हमारे अंदर फर्दर हम क्यूरियस होते हैं कि ये चीज क्या है, क्यों हो रही है। इसी तरह केस स्टडी जो है, जब इस तरह के क्वेश्चंस को आंसर करने में बहुत हेल्प करती है। बड़ी अच्छी स्ट्रेटेजी है कि जब आपके सामने इस तरह के क्वेश्चन हो कि ये क्यों हो रहा है, किस लिए हो रहा है। जैसे पेशेंट है, डिप्रेशन का मरीज है, आपको पता चल गया कि दिस पर्सन इज सफरिंग फ्रॉम डिप्रेशन, ठीक है, ये पता चल गया, सिम्टम्स पता चल गई। अब आप जानना चाहेंगे ना कि हाउ, क्या रीजंस थी, ठीक है, कॉजिंग फैक्टर्स क्या थे, और क्यों ये पर्सन डिप्रेशन का मरीज बना, क्यों कोई और डिसऑर्डर इससे नहीं हुआ, कोई और प्रॉब्लम नहीं हुआ। तो क्या फैक्टर्स हैं जिन्होंने रोल प्ले किया, किन हालात ने इसको यहाँ तक पहुंचाया, और आखिर क्यों, इसकी अपनी अपनी क्या करेक्टरिस्टिक्स थी, या अपनी क्या उसकी कमजोरियां थी, डेफिशिएंसीज थी, जिसने एक ग्राउंड बनाई डिप्रेशन के एक डिसऑर्डर को बाकायदा डेवलप होने में। तो इस तरह के जब क्वेश्चंस आपके सामने होते हैं, तो केस स्टडी मेथड जो है वो बड़ा अच्छा एक मेथड होता है और बड़ी सुटेबल स्ट्रेटेजी होती है अंडरस्टैंड करने के लिए। Case study is an empirical inquiry that investigates a contemporary phenomenon within its real life context। ठीक है, अब केस स्टडी क्या है, दैट इज एन एम्पेरिकल इंक्वायरी। हर रिसर्च मेथड एक एम्पेरिकल इन्वेस्टिगेशन ही कंसीडर किया जाता है, वरना वो रिसर्च क्या हुई। ठीक है, डेली लाइफ में भी लोग इंक्वायरी करते हैं ना, बट दैट इज जनरल काइंड ऑफ इंक्वायरी के किस तरीके से के लोगों के बारे में जानते हैं, उन्हें बड़े तजस्सुस होता है कौन क्या करता है। अगर कोई एक न्यूज उनको मिल जाए तो आप देखेंगे, अपने इर्द गिर्द देखा करें, जरा सराउंडिंग में लोगों को ऑब्जर्व किया करें, तो आपको साइकोलॉजी बहुत अच्छी समझ में आएगी। तो लोगों का एटीट्यूड क्या होता है डेली लाइफ में, एक बात मिल जाती है, फिर उससे क्वेश्चनिंग होती है, क्यों हुआ, कैसे हुआ, अच्छा ये कब हुआ, किस तरह हुआ। तो वो भी तो इंक्वायरी हो रही है, लेकिन वो जनरल इंक्वायरी है, वो एम्पेरिकल नहीं है, फैक्ट बेस्ड नहीं है। यहाँ पे एम्पेरिकल इंक्वायरी क्यों है, क्योंकि ये इंक्वायरी आपकी एक फैक्ट्स एंड फिगर्स पर बेस करती है। ये एक साइंटिफिक इंक्वायरी है, सिस्टमेटिकली करते हैं आप, टेक्निकली करते हैं। इसलिए केस स्टडी भी बाकी रिसर्च मेथड की तरह एक एम्पेरिकल इंक्वायरी है, जो कंटेम्प्रेरी जो फिनोमिनन है उसको इन्वेस्टिगेट करेगी, उस वक्त करंट जो चीजें हैं उसको इन्वेस्टिगेट करेगी।
और किस तरह करेगी, रियल लाइफ कॉन्टेक्स्ट में, उसको रियलिटी के साथ टच करते हुए करेगी। मतलब रियलिटी के साथ अगर उसका ताल्लुक है तो वो स्टडी आपकी बेहतर स्टडी होगी। अगर आप सपोज बैंक ऑफ पंजाब है, उसकी एक ब्रांच है, आप उसको लेते हैं, उसकी फंक्शनिंग को अंडरस्टैंड करते हैं, तो उसका कांटेक्ट रियलिटी के साथ तो है ना, वो कोई हवाओं में तो नहीं है। या आज से 10 साल पहले जो हुआ सो हुआ, लेकिन आप उसकी करंट जो सिचुएशन है उसको देख रहे हैं, करंटली उसकी फंक्शनिंग को देख रहे हैं, और उसको रियलिटी के साथ, वो रियल लाइफ में वो है, चीज एग्जिस्ट करती है, तो आप उसको स्टडी कर रहे हैं। और स्पेशली कब करेंगे, when the boundaries between phenomenon and context are not clearly evident। अब यहाँ पर जो phenomenon या जो उसका context, अगर एक issue है और जिस उस इश्यू को जिस कॉन्टेक्स्ट में आप स्टडी कर रहे हैं, उनके दरमियान जो बाउंड्रीज होती हैं वो किस तरीके से एक दूसरे के साथ अटैच हैं, किस तरीके से सेपरेट होती है, क्या है, वो अगर क्लियर नहीं है, उनकी लिमिट्स, उनकी बाउंड्रीज या उनकी जो फंक्शनिंग हो रही है उनके दरमियान अगर वो क्लियर नहीं है, कोई एविडेंस नहीं है, तब आप केस स्टडी करेंगे। लेकिन एक चीज ऑलरेडी क्लियर है एक पर्सन के हवाले से, तो फिर आप क्या उसको कर सकते हैं किसी भी एक चीज के हवाले से। तो वहां पर जहाँ क्लियर नहीं होंगी चीजें, आपके पास नहीं है इंफॉर्मेशन नहीं है, एग्जिस्टिंग लिटरेचर में कहीं ना कहीं गैप मौजूद है, तो फिर आप केस स्टडी मेथड करेंगे। The case study copes with the technically distinctive situation in which there will be many more variables of interest than data points as one result। अब केस स्टडी क्या करती है कि आप एक सिचुएशन है तो बड़ी टेक्निकली डिस्टिंक्टिव सिचुएशन है, और वहां पर बहुत सारे वेरिएबल्स भी इन्वॉल्व होते हैं। आप देखें कि अगर आप अपनी मिसाल इससे लें, ये जो एग्जांपल आपने जो काम किया है फील्ड में जाके, जो प्रैक्टिकल वर्क किया है, रिसर्च की है, इसमें भी आपने नोट किया होगा कि आपने 2 वेरिएबल अगर सेलेक्ट किए हैं और आप उस पर फोकस कर रहे हैं, आपका फोकस ही उस पर है, लेकिन फिर भी जब आप फील्ड में जाते हैं तो एक नई चीज आपके सामने आती है, और वो भी आपका एक फोकस ऑफ इंटरेस्ट हो जाता है कि हाँ ये भी चीज़ इंपॉर्टेंट है। आप क्या करते हैं, आप जब डिस्कशन करेंगे तो वहाँ पर इनफॉर्मली आप उसका कहेंगे, और आप उन्हीं जो नई चीजें आपको मिल रही है, सिचुएशन है, उस हवाले से आप रिकमेंड कर देंगे कि फ्यूचर रिसर्चर मस्ट फोकस ऑन दिस एज वेल। तो अब यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे केस स्टडी में भी सिचुएशन जो होती है वो टेक्निकली डिस्टिंक्टिव होती है, और वहाँ पर एक ऐसी भी चीजें, वेरिएबल्स, बहुत सारे वेरिएबल्स हो सकते हैं जो जिसमें इंटरेस्ट पर्सन का डेवलप हो सकता है। तो इसको इससे केस स्टडी जो है वो बड़ा अच्छा कोप अप करती है, बड़े अच्छे तरीके से डील करती है, और बहुत इसको जो है वो आपको हेल्प करेगी कि आप किस तरीके से उससे हैंडल करेंगे उस सिचुएशन को, कि ना कि आप जो एक पॉइंट है उस पर या एक रिजल्ट आपके सामने आ रहा है तो आप उसको देखें, उसके बजाय नहीं, बल्कि आप उस सिचुएशन को हेल्प करने में, अंडरस्टैंड करने में बड़ी हेल्प आउट करती है। वरना इस तरह तो आप देखिए कि आपके पास वैरायटी के इश्यूज हैं, आप एक टॉपिक पे रिसर्च करने निकलते हैं ना, आपके पास बेशुमार चीजें होती हैं, लेकिन एक अच्छा रिसर्चर वही होता है जिसको ये पता होता है कि मैंने सिचुएशन को हैंडल कैसे करना है, और मैंने अपने काम को, एक फैले हुए काम को मैंने किस तरह समेट कर और किस तरह अपनी बाउंड्रीज सेट करते हुए मैंने उसे हैंडल करना है। It relies on multiple sources of evidence, which data needing convergence in a triangulating fashion and as another result। अब आप देखें कि आपके पास मल्टीपल सोर्सेज से डाटा आ रहा है, आप इंटरव्यू कर रहे हैं, ऑब्जर्वेशन कर रहे हैं, डॉक्यूमेंट्स देख रहे हैं, रिकॉर्ड्स चेक कर रहे हैं, तो आपके पास वैरायटी की इंफॉर्मेशन आ रही है। अब वो जो डाटा आपके पास मल्टीपल सोर्सेज से आ रहा है, उसको उसकी कन्वर्जेंस बहुत जरूरी होती है। और आपने ट्रायंगुलेशन फैशन, आप ये समझ लें कि जैसे आपके पास 3 हैं, जैसे एक इंटरव्यू हो गया, ऑब्जर्वेशन हो गई, डॉक्यूमेंट्स हो गए, या इस तरह 3 है, अब आपके पास एक ट्राइंगल बन गया है। अब आपने वो डिफरेंट ट्राइंगल, अब वहां पे जो इंफॉर्मेशन है उस इंफॉर्मेशन को आपस में कैसे इंटीग्रेट करना है, उनकी कन्वर्जेंस को कैसे आपने कन्वर्ज कैसे करना है आपस में, कि आपके पास बाकायदा उसकी बेसिस पर रिजल्ट आ सके, और आपके पास एक रिजल्ट, एक और रिजल्ट मौजूद हो। जैसे मेरे पास इंटरव्यू से एक इंफॉर्मेशन आ रही है, ठीक है, आ गई, और मैंने उसको देखा, नोट किया, और सिग्निफिकेंट पॉइंट्स नोट किए, और देखा कि हाँ ये देखें इंफॉर्मेशन मुझे मिली है कि इस तरह होता है। लेकिन मुझे अब
ऑब्जर्वेशन से भी तो इंफॉर्मेशन मिल रही है। अगर मैं अलग अलग करूंगी तो रिजल्ट वो होगा, लेकिन फिर मैं उसको इंटीग्रेट करके उनको कन्वर्ज करके भी फिर मैंने इस तरह एक करना है तो एक और रिजल्ट मेरे सामने होगा। तो हमने इन तमाम चीज़ों को डाटा एनालिसिस के वक्त आपने देखना होता है कि केस स्टडी में आप उसे किस तरह प्रेजेंट करेंगे और किस तरह उन एविडेंसेस को कंपाइल करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे और एक रिजल्ट प्रेजेंट करेंगे। It benefits from the prior development of theoretical propositions to guide data collection and analysis. अब आप जो हैं किस तरीके से करेंगे कि जो थ्योरेटिकल चीज़ें मौजूद हैं, जो पहले से मौजूद हैं, अब आप उनको लेते हुए केस स्टडी जो है, उन चीज़ों को लेते हुए केस स्टडी आपको हेल्प आउट करती है, आपको बेनिफिट देती है कि आपने डाटा कलेक्ट कैसे करना है और डाटा को एनालाइज कैसे करना है। जो प्रायर आपके थ्योरेटिकल प्रोपोजिशंस मौजूद हैं या जो भी आपके पास एग्जिस्टिंग लिटरेचर भी मौजूद है, डिफरेंट एंगल्स आपके पास मौजूद हैं, पर्सपेक्टिव मौजूद हैं, जो इन्फॉर्मेशन है उससे बेनिफिट लेते हुए ये किस तरीके से आपको गाइड करती है कि आपने डाटा मजीद कलेक्ट कैसे करना है और उसको आप एनालाइज कैसे करेंगे। केस स्टडी एज a research strategy comprises an all-encompassing method. अब ये एक रिसर्च स्ट्रेटजी है, एक रिसर्च मेथड है। अब इसमें कौन से मेथड जो हैं वो तकरीबन सारे वो मेथड इन्वॉल्व होंगे जिसमें कवरिंग द लॉजिक ऑफ डिजाइन, कि अगर आपने एक चीज डिजाइन की है तो वो लॉजिकल होनी चाहिए। ठीक है, अब कोई भी स्टडी, अगर आप केस स्टडी की बात ना भी करें, आप कोई दूसरा मेथड भी पढ़ें, तो वहां भी आपने एक रिसर्च डिजाइन की है तो उसकी एटलीस्ट लॉजिक आपके पास होनी चाहिए। और आप देखें कि आपने जो क्वांटिटेटिव स्टडी की है प्रैक्टिकल में, उसमें भी आप देखें कि आपने जब उसको डिजाइन किया था वहां आपने रैशनल लिखा था, सिग्निफिकेंस ऑफ योर स्टडी आपने वहां पर डिस्क्राइब किया था। वो रैशनल या सिग्निफिकेंस क्या क्या चीज शो करती है कि आप वो स्टडी क्यों करने जा रहे हैं और आपकी वो स्टडी किस तरह बेनिफिट देगी और उसका कोई कोई बेस बनती भी है कि नहीं, कोई लॉजिक बनती भी है उस डिजाइन को करने, तो वो रैशनल आपकी स्टडी की इंपॉर्टेंस को, उसकी वैल्यू को बताता है। तो इसी तरह यहाँ भी आपने लॉजिक ऑफ डिजाइन बाकायदा आपका मौजूद होता है कि क्यों क्या डिजाइन किया है, अगर आपने डिजाइन भी किया है तो क्या किया है और क्यों किया है, और उसकी आपके पास एक बहुत एक जस्टिफिकेशन होनी चाहिए। डाटा कलेक्शन टेक्निक्स, अब इसमें डाटा कलेक्शन टेक्निक क्या होंगी, किस तरह आप यूज करेंगे, एंड स्पेसिफिक अप्रोच इन डाटा एनालिसिस, और जो डाटा भी आप एनालाइज करेंगे उसमें आपकी अप्रोच क्या होगी, किस तरह करेंगे, वो भी आपको बताना होता है। तो ये स्ट्रेटेजी जो होती है इसमें लॉजिक ऑफ डिजाइन भी इन्वॉल्व है, डिजाइनिंग कैसे होगी, डाटा कलेक्शन कैसे होगा, कौन सी टेक्निक यूज होंगी और डाटा को आप एनालाइज कैसे करेंगे ताकि आप एक कंक्लूजन ड्रॉ कर सकें। इट मींस केस स्टडी इज अ कॉम्प्रिहेंसिव रिसर्च स्टडी। ठीक है, अब जाहिर सी बात है जब आपने इतनी मेहनत से शुरू से फ्रॉम द फर्स्ट स्टेप टू एंड आप एक सिस्टमैटिक वे में चल रहे हैं, आप एक रैशनल आपके पास मौजूद है कि व्हाई आर यू गोइंग टू स्टडी अ केस, सिंगल केस और मल्टीपल केस, तो आप के पास वो लॉजिक मौजूद है, रैशनल मौजूद है, फिर आपने टेक्निकली मेथड्स कुछ ऐसी यूज की हैं जो आपको एक प्रॉपर वे में एक अच्छा आपको डाटा देंगे। आपके पास बड़ी डिटेल में डाटा आया, फिर आपने थीम्स निकाले हैं, उसमें से इंटीग्रेट किया है, फिर आपने डाटा को प्रॉपर वे में एनालाइज किया है, उसको इंटीग्रेट किया है, और उसकी उस एनालिसिस बेसिस पर आपने कंक्लूजन ड्रॉ किया है, तो जाहिर सी बात है ये जो पूरी स्टडी है ये कॉम्प्रिहेंसिव स्टडी ही होगी। Case study has distinctive place in evaluation research. अब केस स्टडी जो है, जब इवेल्युएशन रिसर्च कोई होती है, जैसे किसी की आप देखें किसी की इवेल्युएशन करनी हो तो केस स्टडी मेथड बहुत अच्छा होता है। अब अगर आप सपोज
एक बैंक ऑफ पंजाब की ब्रांच को लेते हैं और आप उसको स्टडी करते हैं केस बनाकर, तो वहाँ बहुत सारी चीज़ों को इवेल्युएट भी तो कर रहे होंगे, उनकी फंक्शनिंग को, उनके पॉजिटिव नेगेटिव एस्पेक्ट्स को देख रहे होंगे, किस तरह वर्क करते हैं, कैसे हैं, किस तरह बेनिफिट है, उनके इश्यूज को भी आप एड्रेस करेंगे। तो बेसिकली आप इवेल्युएशन उसमें इन्वॉल्व हो सकती है। इट इज यूज्ड टू एक्सप्लेन द प्रिज्यूम्ड कैजुअल links in real life interventions that are too complex for the survey or experimental strategies. अब आपने जो रियल लाइफ जो इंटरवेंशंस हैं, सपोज आपने कोई इंटरवेंशन यूज की है, तो उसमें आप देखें कि आपको एक लिंक नजर आएगा, ठीक है, आपको उसमें एक लिंक नजर आएगा, उस लिंक को आपने अज्यूम किया है और उसको ये केस स्टडी जो है उसको एक्सप्लेन करने में हेल्प कर रही है। और इसके अलावा और एक्सपेरिमेंटल, या अगर आप सर्वे करते हैं या कोई एक्सपेरिमेंटल स्ट्रेटजी आप यूज करते हैं, तो वहां पर ये चीज जो है काफी कॉम्प्लिकेटेड होती है और वो उस तरीके से प्रॉपर वे में अंडरस्टैंड आप नहीं कर पा रहे होते हैं, तो वहां पर आप केस स्टडी को यूज करते हैं। It is used to describe an intervention and the real life context in which it occurred. अब यहाँ पर आप कोई भी इंटरवेंशन के हवाले से किसी रियल लाइफ कॉन्टेक्स्ट में जब उसको कर रहे होते हैं, उसको डिस्क्राइब कर रहे होते हैं, तो वो उसी कॉन्टेक्स्ट में होती है जहां पर वो चीज हुई भी होती है, मतलब जिससे उसका एक ताल्लुक बनता, एक लिंक बनता हो, तभी तो आप उसको करेंगे, वरना आपको उसको डिस्क्राइब करने की क्या जरूरत है या उस कॉन्टेक्स्ट को लेने की क्या जरूरत है। It can illustrate certain topics within an evaluation. अब जो evaluation से related भी कुछ चीजें हैं जिनकी ये फर्दर जिनको वजाहत कर सकते हैं या उसको बता सकते हैं, तो ये उसमें इस एंगल से भी एक beneficial study है। It is used to explore those situations in which the intervention has no clear single set of outcome. अब जिन situations में आप जिन एक्सप्लोर कर रहे होते हैं वो सिचुएशन के जहाँ पर कोई इंटरवेंशन जो है क्लियर वो चीज नहीं है, या कोई आउटकम आपके पास, सिंगल आउटकम आपके पास नहीं आया, कोई रिजल्ट इस तरह का आपके पास नहीं आया, क्लियर नहीं है, या कोई इस तरह का रिजल्ट मौजूद नहीं है कि जिनकी बेसिस पर आप जो है वो उस केस को अंडरस्टैंड कर सकें उस स्पेसिफिक कॉन्टेक्स्ट में। It may be a meta evaluation, a study of an evaluation study. जैसे meta evaluation है कि आप एक evaluation study भी इसको consider कर सकते हैं, जैसे हमने पहले पढ़ा कि ये एक ऐसी study है कि जहाँ पर आप जो हैं उसको कर सकते हैं कि evaluation purpose के लिए भी आप उसको use कर सकते हैं।